राघव सिंघानिया की मार से राज सिंघल बेहोश हो गया था और डरी सहमी सिया अपने घुटनों को समेटे हुए दीवार से चिपक कर बैठी हुई थी। राघव सिंघानिया की नजर जैसे ही सिया पर पड़ी, उसकी मासूमियत देखकर एक बार फिर से राघव के दिल में सिया के लिए वही प्यार जाग उठा जो कॉलेज के दिनों में उन दोनों के बीच था। और उन्हीं कॉलेज के दिनों के याद करते हुए राघव सिंघानिया ने सिया की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, तुम आज भी वैसी ही हो सिया, जैसी कॉलेज में थी, उतनी ही भोली, मासूम और प्यारी। इसीलिए तो ये राघव सिंघानिया तुम्हें दिलो जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ। और फिर इतना सोचते हुए राघव सिंघानिया एक बार फिर से गुस्से में भर गया और गुस्से में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सिया की तरफ आ गया। सिया के पास आकर राघव सिंघानिया ने अपना कोट उतारकर सिया की तरफ फेंक दिया और बोला, ये लो, इसे पहनो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूं। राघव सिंघानिया की कड़क आवाज सुनकर सिया ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए राघव की तरफ देखा और झट से खड़ी होकर राघव के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। सिया को अपने गले लगकर रोता देख राघव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की। तभी सिया ने राघव सिंघानिया का धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू राघव, तुमने मुझे उस राज सिंघम से बचा लिया। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। और इतना कहकर सिया सुबक सुबक कर रोने लगी। सिया को रोते देखा राघव सिंघानिया से रहा नहीं गया और उसने उसे कसकर अपने गले लगा लिया। सिया ने जैसे ही देखा कि राघव ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है, तो सिया राघव को अपने आप से दूर हटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मानती हूं कि तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी मेरे साथ वही किया था जो वो करना चाहता था, इसलिए दूर हटो मुझसे। सिया के इतना कहते ही राघव सिंघानिया ने एक झटके से सिया को अपने आप से दूर हटाते हुए नीचे जमीन पर गिरा दिया और कड़क आवाज में बोला, मेरा कोट पहनो और चलो यहां से। वैसे भी तुम्हारे पास आकर मुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला है। राघव की कड़क और रोबदार आवाज सुनकर सिया एकदम दम से खड़ी हो गई और उस जैकेट को अपनी कमर पर बांधते हुए राघव सिंघानिया के साथ उस फैक्ट्री से निकल पड़ी। फैक्ट्री के बाहर राघव सिंघानिया की येलो कलर की लैम्बोर्गिनी कार खड़ी थी, जिसे देखकर सिया चौंक गई और राघव सिंघानिया की तरफ देखते हुए सोचने लगी, क्या राघव जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया जो उसके पास इतने पैसे आ गए? वैसे भी वो राघव तो उसी दिन मर गया था जब उसने मेरे साथ। अब इस राघव को मैं नहीं जानती। यही सब सोते हुए सिया राघव की गाड़ी के पास खड़ी हो गई, लेकिन राघव ने जब सिया से गाड़ी में बैठने का इशारा, तो सिया कुछ सोचते हुए धीमे कदमों से गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त सिया और राघव एक ऐसे सुनसान इलाके में थे जहां कोई आता जाता नहीं था और यह रास्ता शहर से काफी दूर था। राघव और सिया गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में बैठी हुई सिया बाहर की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ देख रही सिया के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। गाड़ी चला रहे राघव सिंघानिया की नजर अचानक सिया के चेहरे पर पड़ी तो वो सिया की तरफ देखता ही रह गया। राघव सिंघानिया को अपनी तरफ घूरता देखकर सिया कुछ पल के लिए सहम गई और अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए अपनी शर्ट को ठीक करने लगी। थोड़ी देर बाद सिया ने दोबारा राघव सिंघानिया की तरफ देखा तो सिया को राघव की आंखों में अपने लिए वही प्यार नजर आ रहा था जो कभी वो उससे करता था। राघव की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर सिया ने अपने आप से कहा, काश तुम वही राघव होते जिससे मैंने कभी प्यार किया था, क्योंकि मैं जिस राघव पर मरती थी वो राघव तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तुम मेरे राघव नहीं, राघव सिंघानिया हो, जो लोगों को मारता है और सरेआम गुंडागर्दी करता है। और अपने आप से इतना कहते हुए सिया ने राघव से नजरें फेर लीं। अब सिया को बार बार वही सब याद आने लगा जो कुछ महीनों पहले उसके साथ हुआ था और सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। उसके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सिया की इस हालत को देखकर राघव ने तुरंत ब्रेक लगाया और सिया के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? सिया, सिया। लेकिन सिया ने राघव की बातों का कोई जवाब दिए बिना अपना मुंह फेर लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी लंबी सांसें ले ही राघव समझ गया कि सिया को द्वारा पड़ा है।
कुछ महीनों पहले सिया के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में चली गई थी, और आज राज सिंघल को जबरदस्ती करते देख और राघव सिंघानिया को अपने इतने पास देखकर सिया को फिर से दौरा पड़ा था। सिया को ऐसे दौरे पड़ते ही रहते थे, इसलिए वो अपने पर्स में अक्सर टैबलेट रखती थी जिससे वह नॉर्मल हो सके। सिया की ऐसी हालत देखकर राघव तुरंत गाड़ी से उतरा और सिया के बैग से टैबलेट निकालकर उसे दे दी और फिर सिया को संभालते हुए अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद सिया नॉर्मल हो गई, लेकिन जैसे ही सिया ने राघव को अपने इतने करीब देखा तो उसने राघव को एक जोरदार धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मिस्टर राघव सिंघानिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ही मेरी ऐसी हालत की और अब दवाई भी तुम ही खिला रहे हो। पहले मुझे दर्द देते हो और फिर मरहम पट्टी करते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? और इतना कहकर सिया रोने लगी और अपने आप को कोसते हुए बोली, हे भगवान, आपने मेरी जिंदगी में इतने दर्द क्यों लिखे हैं? पहले मेरी जिंदगी में प्यार की बारिश कर दी और फिर उसी प्यार ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। हर कोई मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? या अभी भी और दर्द देने बाकी है मुझे? लेकिन सिया नहीं जानती थी कि अभी उसकी जिंदगी में क्या क्या होना बाकी है। आगे जो सिया के साथ होने वाला है उसके बारे में सिया तो क्या, राघव भी नहीं जानता कि कितना बड़ा खतरा सिया की तरफ बढ़ रहा है, और उस खतरे का नाम है ठाकुर विजय प्रताप सिंह, जैसलमेर के सबसे बड़े घराने का। ठाकुर विजय प्रताप सिंह इस वक्त फोन पर किसी से बात करते हुए चिल्लाकर बोला, तुम लोगों के पास आज रात का वक्त है ये पता करने का कि वो लड़की कहाँ छुपी हुई है। अगर तुम लोगों ने पता नहीं लगाया तो तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे। इतना कहकर विजय प्रताप सिंह ने फोन काट दिया और जोर से बड़बड़ाते हुए बोला, आखिर कहाँ छुपी बैठी है वो लड़की? अगर एक बार मिल गई तो मैं उसे घसीटते हुए अपनी हवेली लेकर आऊंगा और अपने गांव को इस भयंकर श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। आखिर कौन है ठाकुर विजय प्रताप सिंह, और वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है, कौन है वो लड़की? कहीं वो लड़की सिया तो नहीं? सिया का राघव से क्या रिश्ता है और विजय प्रताप कौन है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। ठाकुर विजय प्रताप सिंह जैसलमेर के किसी गांव के मुखिया के बेटे थे, लेकिन उनकी पहुंच ऊपर तक थी। बड़े बड़े नेता अभिनेता को अपनी मुट्ठी में रखने वाले ठाकुर विजय प्रताप सिंह करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे, और उन्होंने जैसलमेर की इस जमीन पर एक बड़ा सा होटल बनवाने के लिए एक कंपनी को अपनी जमीन सौंप दी थी। लेकिन गांव के श्राप की वजह से यहाँ कोई आने को तैयार नहीं था। ये जैसलमेर का वही गांव था जहां उस औरत ने श्राप दिया था, जिस औरत को कुछ सालों पहले यहाँ के लोगों ने जलाकर बेरहमी से मार डाला था। उस औरत का दिया श्राप कुछ ऐसा था जिसे सुनने मात्र से लोगों की रूह कांप जाती थी, तो वहां कोई कैसे आता? आखिरकार ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने फैसला किया कि जब तक वो इस गांव पर लगे श्राप का कोई हल नहीं निकाल लेगा, वह चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इस गांव का श्राप इतना भयंकर था कि उस औरत के मरने के साथ ही हरियाली और धन संपत्ति से भरा हुआ ये गांव कुछ ही दिनों में बंजर हो गया। सालों पहले इस गांव के बीचों बीच एक तालाब था, जिसकी वजह से गांव हरा भरा और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था। लेकिन गांव वालों ने उस औरत को जलाकर इस तालाब में फेंक दिया था, जिस वजह से यह तालाब भी शापित हो गया। ठाकुर विजय प्रताप सिंह यह जानता था कि अगर एक बार यह शापित तालाब उस औरत के श्राप से मुक्त हो गया तो इस गांव में वो अपना अरबों का बिजनेस शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ की पूरी जमीन उसी के पिताजी की थी। हालांकि उसके पिताजी ने उस औरत के श्राप की वजह से बचपन में ही विजय को गांव से बाहर विदेश भेज दिया था। विदेश में जाकर ठाकुर विजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, और यही वजह थी कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह को आज पूरी दुनिया जानती थी। ठाकुर विजय प्रताप सिंह यहाँ अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था, लेकिन इस गांव के श्राप की वजह से लोग यहाँ देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसलिए ठाकुर ने गांव को श्राप मुक्त करने का फैसला लिया। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने एक सिद्ध तांत्रिक से जब इस श्राप का हल पूछा तो तांत्रिक ने ठाकुर विजय को बताया कि अमावस्या के दिन उसे एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो पहले से ही शादीशुदा हो, लेकिन शादी के बाद भी उसके पति ने उसे छुआ तक ना हो, और वो लड़की उसी मुहूर्त में पैदा हुई हो जिस मुहूर्त में उस औरत की मृत्यु हुई थी। तांत्रिक के कहने अनुसार ठाकुर विजय एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जिससे वो शादी कर सके, और इसीलिए फोन पर उन लोगों को ऐसी लड़की को ढूंढने की धमकी दे रहा था। ठाकुर विजय प्रताप सिंह जैसे ही फोन काटकर पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड नेहा खड़ी थी।
निया से ठाकुर विजय प्रताप बहुत प्यार करता था। निया बहुत ही खूबसूरत थी। बचपन से विदेश में ही पली बढ़ी निया गांव के किसी भी रीति रिवाज या श्राप के बारे में नहीं जानती थी। निया और ठाकुर विजय प्रताप सिंह लगभग 1 साल पहले यहाँ आए थे, जब विजय सिंह के पिता ठाकुर वीर प्रताप सिंह की अजीबोगरीब तरीके से हत्या की गई थी। इसलिए विजय प्रताप सिंह अपने पिता की हत्या का राज जानने के लिए वहां रुक गया था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि ये बंजर जमीन उस तालाब की वजह से फिर से हरी भरी हो सकती है, तो ठाकुर विजय प्रताप सिंह के मन में लालच आ गया और उसने इस गांव को श्राप मुक्त करने की सोची। इसलिए वो पिछले 1 साल से इसी गांव में निया के साथ रह रहा था। लेकिन निया अब यहां और नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से में तमतमाते हुए विजय सिंह से कहा, देखो विजय, मैं अब और यहां नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? गुस्से में भड़की निया की आवाज सुनकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह उसके पास आया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूमता हुआ बोला, मुझे बस थोड़ा टाइम और चाहिए निया, उसके बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। बस एक बार इस गांव का श्राप दूर हो जाए, उसके बाद मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और तुम जहां बोलोगी वहां चलूंगा। आई प्रॉमिस निया। लेकिन निया ने भड़कते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह से कहा, नहीं विजय, तुम हर बार यही बात बोलते हो कि इस गांव का श्राप। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने निया की बात काटते हुए कहा, प्लीज निया, मत जाओ, इस बार मैं उस लड़की को। इतना सुनते ही निया गुस्से से पागल हो गई और विजय की बात काटकर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हें ऐसी कितनी लड़कियां मिल चुकी हैं? तुम उनके साथ करते क्या हो? कितने दिनों से तुम यहाँ कितनी लड़कियां लाए हो और वो लड़कियां गायब भी हो जाती हैं? कहीं तुम उनके साथ? विजय प्रताप ने निया के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं मेरी जान, मैं उनके साथ भला क्या करूंगा? तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी निया से प्यार करता हूं, किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो लड़कियां तो बस मेरे साथ पूजा करती हैं और फिर यहां से चली जाती है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो ठीक है, मैं उन लड़कियों से तुम्हारी बात करवा दूंगा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह की बात सुनकर निया ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने तक का टाइम है, उसके बाद मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकने वाली। निया की बात सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मेरी जान, मेरे लिए 1 महीना काफी है। तब तक मैं इस भयंकर श्राप का कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। इतना टाइम तो दोगी ना मुझे? इतना सुनकर निया मुस्कुराई और मुस्कुराकर वहां से चली गई। निया के जाते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। अपने आप में बड़बड़ाते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह बोला, तुम चिंता मत करो निया, मुझे बस वो लड़की मिल जाए, उसके बाद मैं उस लड़की से शादी करूंगा, जिसके बाद ये गांव उस औरत के श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे तो इतनी सारी लड़कियों से शादी करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं वो लड़की कहाँ है जिससे ये गांव श्राप मुक्त हो सके। इधर सिया अपनी हालत के लिए राघव सिंघानिया को जिम्मेदार मानते हुए उसे अपने आप से दूर करते हुए बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है राघव, ना तुम मेरी जिंदगी में आते और ना मेरी जिंदगी में इतने दुख और तकलीफ होती। राघव सिया के धक्के से गुस्से में आ गया और गुस्से में सिया की तरफ घूरते हुए बोला, तुम ऐसे घिनौने काम के लिए मुझे जिम्मेदार मान रही हो सिया, जो मैं तुम्हारे साथ करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। तुम्हारे साथ जिसने भी वो घिनौना काम किया था उन्हें मैं सजा दे चुका हूं और इसके आगे मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकती हो। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूं, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे करो, आई डोंट केयर। और इतना बोलते हुए राघव तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और सिया को लेकर वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर में राघव सिया को लेकर उसके घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही सिया गाड़ी से नीचे उतरी तो उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। इसलिए राघव ने बेहोश सिया को अपनी गोद में उठाया और उसे घर के अंदर ले गया। राघव सिंघानिया को अपनी आंखों के सामने देखकर सिया की चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया? जमाई राजा क्या हुआ सिया को? क्या सिया और राघव के बीच की गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी? क्या ठाकुर विजय प्रताप सिंह उस लड़की को ढूंढ पाएगा जो उस गांव के श्राप का हल है? क्या होगा आगे जानने के लिए